हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपने स्कोर को 50% तक तो बढ़ा ही सकते हैं। जब तक आपका PYQs पे बहुत अच्छे से कमांड नहीं होगा, आप कितना भी मॉक टेस्ट दे लें, है ना, अलग अलग रिफ़र कर लें रिसोर्सेज को, आपको हमेशा से जो रियल एग्जाम है का पेपर है उसके क्वेश्चंस थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स लगेंगे। और अगेन कई सारे थीम्स को हमने एनालाइज किया है। PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स ऐसा एक लिस्ट मिलेगा, वहाँ आप देखेंगे कि हर साल के क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करते हैं इनसाइड आउट, देन सब्जेक्ट में भी इट पॉलिटी, इकोनॉमी या जो भी सब्जेक्ट हो, आपको देखेंगे कि लिंकेज वहाँ पे मिलते हैं क्वेश्चंस की। लास्ट ईयर का पेपर जब हमने एनालाइज किया तो उसमें पॉलिटी में 16 में से हमें 14 क्वेश्चंस के हिंट मिल रहे थे PYQs से। उसी तरह से हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सेक्शंस के हमने 2024 के कंप्लीट देखे हैं क्वेश्चंस के सोर्सेस और कैसे वो सोर्स किए जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस से। और आज जो हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह के लिंकेज हैं। फॉर एग्जांपल ये शीट देखिए, 2011 का जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है ये उसकी टॉपिक है और इससे लिंक्ड क्वेश्चन फिर है क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन से साल का क्वेश्चन है ये हम देखेंगे जब एन वी एनालाइज। उसी तरह से 2011 के 13 नंबर क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करके जाते हैं तो वो इस क्वेश्चन को हल करने में आपको हेल्प करता है। सिमिलरली इस तरह के लिंकेज हैं क्वेश्चंस के, ये हमने एक एविडेंटली आप देखेंगे जब हमारे साथ बने रहेंगे या इस ई बुक की कॉपी को अगर आप एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर स्कोर एटलीस्ट बाय 50%, क्योंकि एक लिमिटेड सेट ऑफ थीम्स हैं जो कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं और उसी को घुमा घुमा के UPSC पूछती है। कभी भी एग्जामिनर जो होता है ऐसा नहीं कि आपको एलियन क्वेश्चंस पूछ दे और रैंडम किसी को भी हिट एंड मिस के बेसिस पे सेलेक्ट कर ले। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ थीम्स हैं, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछते हैं। और हमारा अप्रोच क्या है कि हमने जितने भी PYQs हैं सब सब्जेक्ट को हमने थीम वाइज सेग्रीगेट किया है। थीम वाइज में भी जो टॉपिक वाइज हैं क्वेश्चंस एक जैसे, उससे हमने प्लेस पे रखा है सो दैट आप उसको देख सकें कि किस तरह से आपको हेल्प होता है PYQs से। और देन वी हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट, हमने क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, फिर हर एक ऑप्शन को हमने एनालाइज किया है। उसके बाद अगर हम आंसर पे पहुंचते हैं तो वी हैव पुट द रीज़न बिहाइंड दैट कि क्यों आंसर करेक्ट है और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। देन वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आप PYQs को एनालाइज करते हैं तो कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। ये सारे आपको जो PDF हैं, दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर ई बुक। दैट मीन्स अगर आप इस ई बुक को अवेल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाइए। सिलेक्ट सिविल्स ऐप पे आपको UPSC का एक सेगमेंट मिलेगा, है ना, UPSC को, उसमें आप UPSC के अंदर आपको ई बुक मिलेगा। ई बुक में वी हैव अपलोडेड दिस PYQ का सीरीज़, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है PYQs और किस तरह के लिंकेजेस हैं इन्फ्लेशन में क्वेश्चंस दिखाते हैं सो दैट आप उसे समझ पाएँ। और अगेन इसका जो एक्सप्लेनेशन है यू विल गेट इन द ऐप और आप ऐप इंस्टॉल करके इसे PDF को वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सब कुछ बेसिक बातें हैं और हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्फ्लेशन से साल दर साल। उससे पहले कुछ बेसिक बातें कि दिस इज थीम इन्फ्लेशन है और ये जो मार्क कर रहा है आपका, ये साल दिखाता है पहला वाला नंबर एंड दूसरा इस क्वेश्चन नंबर। फॉर एग्जांपल ये साल 2011 का 87 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। सिमिलरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2012 एंड क्वेश्चन नंबर वाज 77 और ये सारे सेट एक मैपिंग्स हैं, तो आप रियल पेपर से भी एनालाइज कर सकते हैं इफ़ यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई देम। ऑलराइट, और आपको इसकी कॉपी या हमसे कुछ बातें या आपके कुछ कमेंट हों तो काइंडली हमसे कनेक्ट करें। @Select Civil's टेलीग्राम पे जुड़ें, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली यू आर वाचिंग दिस और लेक्चर्स इन द यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो ये सबसे पहला सवाल 2011 का क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इट इज़ सेइंग कि इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इंडिया में फूड की कीमत बढ़ते जा रही है रिसेंट कुछ सालों से एंड यू हैव बीन गिवन 3 ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स द एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ बीन स्टेडीली डिक्रीज। दूसरा कह रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंस है किस चीज़ का, इंक्रीजिंग इनकम्स, और लोगों का कंजम्पशन पैटर्न उससे चेंज हो रहा है कि लोगों की आय बढ़ रही है एंड देन उससे उसका कंजम्पशन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तीसरा कह रहा है कि सप्लाई चेन में ही दिक्कतें हैं, कंस्टेंट है। तो इनमें से आपको फाइंड करना है कि इसका रीज़न क्या है कि इंडिया में जो कुछ सालों से फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये साल 2011 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो यू नीड टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच। कैसे कि आपसे यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, तो जब आप एनालाइज करें तो यू नीड टू नो कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है, फिर इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं कि इन्फ्लेशन जो प्राइस राइज है इसके पीछे रीजनिंग क्या है, वेदर इट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या फिर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, किस तरह का रीज़न है जो कि प्राइस को बढ़ा रहा है। फर्दर अगर राइज हो रही है प्राइस की तो बी इट क्रीपिंग इन्फ्लेशन है या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखें। जब आप दूसरे साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसी इन्फ्लेशन के सवाल को दूसरे डायमेंशन को पूछा गया है। एंड देन ऑप्शंस का भी एक एनालिसिस करके आप रखें कि सच में अगर स्विच ओवर होता है कल्टीवेशन का कमर्शियल क्रॉप्स का तो वेदर इट विल लीड टू फूड इन्फ्लेशन और नॉट, या फिर अगर कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है तो
इससे प्राइस चेंज पर असर पड़ा इन्फ्लेशन के बारे में ही जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इट विल बी क्वाइट सिंपलर फॉर यू। जैसे उसी साल का 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो यूजुअली इसके साथ क्या क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है और हाइपर इन्फ्लेशन होता है। अगेन व्हेन यू एनालाइज तो आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन होता है, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, तो यू नीड टू हैव ए बेसिक आइडिया डिफ्लेशन क्या होता है, ये कब होता है और इसको कोप अप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सिमिलरली स्टैगफ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंस और रीजन होते हैं एंड देन हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि दूसरे किसी साल में यू विल बी आस्क्ड दैट स्टैगफ्लेशन किस तरह से डिफ्लेशन से अलग है एंड देन इन्फ्लेशन है तो व्हेन इट विल बी सेड टू बी हाइपर इन्फ्लेशन। साल देखिए 2011 में ही 13 नंबर अगेन पूछ लिया गया है कि रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज सम टाइम एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट। अब बेस इफेक्ट क्या है, आप इन्फ्लेशन को ही देखेंगे कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट होता है कि सम ईयर वी फाइंड कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसके पीछे है रीजनिंग बेस इफेक्ट की, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस और ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, कि हम इस साल इन्फ्लेशन कर रहे हैं कैलकुलेट एंड वी फाइंड दैट इट इज़ इंक्रीज बाय 10%। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की तुलना में ये जो ग्रोथ हुआ देन एक्सपेक्टेड वो ज़्यादा था, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, बेस इफेक्ट की वजह से, यानी प्रीवियस ईयर के इम्पैक्ट का करंट ईयर पे जो असर होता है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का ही आप उसे घुमा घुमा के दूसरे डायमेंशंस पूछे गए हैं। 2012 का 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि कौन से मेजर्स इन चारों में से लिया जाए जिससे कि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट को अगर आप कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो लोन सस्ते होंगे, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, देन मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, है ना, ABCD, और उसको खरीदने के लिए लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेंगे कि उसका ज़्यादा डिमांड होगा, दैट विल बी अ डिमांड पुल, है ना, तो दैट विल अगेन लीड टू ए इन्फ्लेशन। तो इस तरह से जब आप एनालाइज करके पढ़ते हैं, द होल पॉइंट इज कि वी मेक यू अंडरस्टैंड कि PYQs ही हैं जो आपको साल दर साल देखिए एक इन्फ्लेशन के ही इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि n नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर करके। साल 2013 में देखिए पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन से अब इसका कॉन्सिक्वेंस पे बात हो रही है, एक पार्टी लोन देने वाला है या पैसे देने वाला है, एक उसको रिसीव करने वाला। अब इसके कॉन्सिक्वेंस पे बात हो रही है साल 2013 के 66 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है बेनिफिट किसको होगा, इन्फ्लेशन बेनिफिट करेगा डेटर को या फिर इन्फ्लेशन से बॉन्ड होल्डर। फिर देखिए साल 2013 के 82 नंबर क्वेश्चन में जनरल प्राइस लेवल में अगर इंक्रीज होता है, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है। देखिए पहला कह रहा है मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज हो, दूसरा कह रहा है कि आउटपुट ही अगर कम पड़ जाए तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही यही तो इन्फ्लेशन है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइज, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। तो यहाँ से आपको पूछ लिया गया कि क्या क्या रीजन से इन्फ्लेशन हो सकता है। फिर 2013 का 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। फिर आपसे वही सवाल कि किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी जनरल प्राइस राइज होगा। तो ये दोनों तो में आपका कॉज पूछ रहा है और फिर उसी में पूछ रहा है कि किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा। देन साल 2015 का ये 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि अगर इन्फ्लेशन हो गया है तो इसे कौन कंट्रोल करेगा। तो नाउ इसका मेजर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो कभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी इसके कॉन्सिक्वेंस, कभी इसको चेक कैसे करें, कभी इसका टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कभी इसका बेस इफेक्ट के बारे में। तो यू नीड टू हैव ए डिटेल्ड आइडिया कि जैसे आप इन्फ्लेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सतही तौर पे आपने ऑप्शंस याद कर लिए PYQs के एंड यू आर डन। रेदर PYQs को आप कोर में रखें और देखें कि आपको किस तरह से किस लेवल पर प्रिपेयर करना है। सिमिलरली 2021 का 3 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू टेक एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इस बार क्या है कि अगर मंदी हो जाती है तो किस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए। एंड देन साल 2021 में ये 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। फिर देखिए अगेन एक ही सवाल नहीं है कि अगर इस बार इन्फ्लेशन है तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से ABCD में से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा। पब्लिक डेट को अगर रिपेमेंट हम करें, अगर बोरोइंग करें फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस बजट डेफिसिट, तीसरा कह रहा है कि बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, और तीसरा है कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। व्हेन यू हैव आइडिया कि इन्फ्लेशन होता क्या है और कौन से एक्शंस सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होते हैं, देन यू विल ईजिली कम टू नया मनी क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। नया मनी यानी डेफिसिट के लिए अगर गवर्नमेंट फाइनेंस की तो मोर मनी लीड टू मोर इन्फ्लेशन। और फिर बजट डेफिसिट क्या है, व्हेन वी वर रीडिंग बजट तो हमने इसको एनालाइज किया था कि कैसे बजट डेफिसिट से ही घुमा घुमा के आपको 3-4 सवाल पूछे गए थे। PYQs योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स, इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो हमने कई सारे थीम्स के आपको PYQs का एनालिसिस करके दिखाया है कि हाउ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस कैन इंक्रीज योर स्कोर बाय
बहुत हद तक क्या आप प्री को क्वालिफाई कर सकते। फिर देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम पहला ही क्वेश्चन एनालाइज कर रहे थे, यानी कि ये 2011 का 8वां क्वेश्चन, देन आई मेंशन कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल्ड एक आइडिया हो जाए, सो दैट डिमांड पुल है, कॉस्ट पुश है, हाइपर इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, तो आप उसके बारे में जानें। तो उसी का एक कंपोनेंट यहाँ पर पूछ लिया गया है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है। और ये कि जब हमने 2011 में आपसे पूछा था इन्फ्लेशन के बारे में, तो आपने आइडिया डेवलप किया कि नहीं कि हाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉज। सो दिस इज़ बेसिकली आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि पॉलिसी में अगर एक्सपेंशनरी यानी ज़्यादा मार्केट में हम पैसे डालेंगे तो फिजिकल स्टिमुलस करेंगे, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करते हैं, हाई परचेजिंग पावर अगर हो जाती है, या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो एक तो आप आंसर्स का एनालाइज करें। दूसरा, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, वेजेस, तो इनमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, आप इसके बारे में भी एक बार नोट्स या फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। फर्दर क्या देखेंगे कि इन्हीं के बारे में, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ के बारे में आपसे पूछा लिया जाएगा कि वेदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी आरबीआई करती है अडॉप्ट या फिर ये गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर समटाइम्स आपको फिजिकल स्टिमुलस के बारे में, फिजिकल स्टिमुलस वी कीप ऑन सेइंग, और हम देखते रहते हैं कि बजट वाला खास करके थीम हम एनालाइज कर रहे थे, तो फिजिकल स्टिमुलस से भर भर के कॉन्सेप्चुअल थीम्स पूछे गए हैं। देन इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, वेजेस या फिर हाई परचेजिंग पावर। तो जब आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में समझ जाएंगे तो यू विल हैव ए आइडिया कि किन चीज़ों से डिमांड पुल होता है और फिर इन्फ्लेशन खींचातानी है ना, किसी लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हो रहे हैं और लोगों के पास पैसे हैं, तो उससे ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा ही, और ये प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। तो कह रहा है इन 5 में से किन चीज़ों से प्राइस बढ़ जाएगी। PYQs को इंटरलिंक करके पढ़ें। एक साल के क्वेश्चन से या उसके डिफरेंट ऑप्शन से, उसके थीम से साल दर साल क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड होते हैं और उसी को घुमा घुमा के पूछा जाता है। हाउ आवर ई बुक विल हेल्प, अब उसको एक बार देखिए। हम फ्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हाउ वी हैव डन दिस इन आवर ई बुक। थीम वाइज सेग्रीगेशन के बाद वी हैव मार्क द आंसर्स, कि आप यहाँ पर आंसर देखिएगा कि दिस इज देयर रिस्पेक्टिव आंसर। शो यू इज कि हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन को। जैसे कि पहले मैं पूछ रहा था कि फूड इन्फ्लेशन को कैसे, किन वजहों से फूड इन्फ्लेशन हुआ है, देन उसके 3 ऑप्शंस दिए गए। इसमें पूछ रहा था कि इंडिया लगातार फूड इन्फ्लेशन कुछ सालों से रिकॉर्ड कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। पहला कह रहा है स्विच ओवर टू कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किए जा रहे हैं और जो एरिया है कल्टीवेशन का वो कम हो गया है लास्ट पिछले 5 सालों में। सो वी हैव एनालाइज्ड कि दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब क्या उसके पीछे की ये कहानी है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुआ है, रेदर 51 मिलियन टन 1950-51 में जो था वो 252 मिलियन टन हो गया है 15-16 में। और ऐसा नहीं है कि कमर्शियल क्रॉप्स की वजह से जो दूसरे फूड क्रॉप्स हैं उनके कल्टिवेशन में कमी आई है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। दूसरे और रीजन की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। दूसरा क्या है कि लोगों का ऑप्शन में था कि बिहेवियर शिफ्ट आया है उनके कंज्यूमर पैटर्न में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई? तो राइजिंग इनकम्स लीड टू शिफ्ट इन द कंजम्पशन पैटर्न्स वेयर पीपल बिगिन टू कंज्यूम मोर प्रोसेस्ड फूड सच एज प्रोटीन रिच फूड्स और हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स पुटिंग प्रेशर ऑन द प्राइस राइजेस। अगेन यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन का देख सकते हैं। सो दिस हैज़ लेड टू इन्फ्लेशन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट था। अब दिस इज करेक्ट है ना। सो दिस इज इसका एक्सप्लेनेशन कि सप्लाई फूड चेन इन इंडिया ये फेस करता है सेवरल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट इंक्लूडिंग लॉजिस्टिकल एफिशिएंसीज, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट डिस्टॉर्शंस, जिसकी वजह से सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है, सप्लाई ठीक से हो नहीं पा रहा है, यानी जितना डिमांड है उसकी तुलना में सप्लाई कम है। अगेन दिस हैज़ लेड टू इन्फ्लेशन और स्पेसिफिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और फिर वी हैव एडेड टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आप PYQs को एनालाइज करें या फिर इन्फ्लेशन टॉपिक को पढ़ें तो हाउ यू नीड टू प्रिपेयर देम। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि फूड इन्फ्लेशन से जुड़े हैं, कंसीडर बोथ सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड डिमांड साइड फैक्टर्स, उसके शिफ्ट इन कंज्यूमर पैटर्न्स पर भी ध्यान दें। एंड देन बी अवेयर ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड कंजम्पशन टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्ट इन फूड प्राइसेस। सिमिलरली फॉर एवरी क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड देन उसका एनालिसिस है ना, जैसे यहाँ पे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये आपका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें पूछ रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो साथ साथ आपका क्या होता है, डिफ्लेशन भी होता है या इन्फ्लेशन भी होता है, स्टैगफ्लेशन होता है या फिर हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो फर्स्ट वी हैव एनालाइज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट
The question is asking कि economic growth refers to increase in the country's output of goods and services over time, while growth can have various effect on economy. One typical consequence is inflation. यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि ये एज ए कॉन्सेप्ट भी आप इसे समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देन इट इज़ एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेशन, क्योंकि द राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो वो ज़्यादा किसी चीज़ को, बेहतर चीज़ों को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लेना पसंद करेंगे। अब जब उनको चाहिए तो उसका प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, वी हैव एनालाइज द ऑप्शंस एज वेल। पहला कह रहा है कि डिफ्लेशन, तो यू विल नो कि डिफ्लेशन इज ए डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो इसी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया, विच इज़ अ जनरली नॉट एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये एसोसिएटेड नहीं है तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं है। देन सिमिलरली स्टैगफ्लेशन, तो वी हैव डिफाइंड दिस ऑप्शन ऑल्सो कि स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू सिचुएशन वेयर एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो स्टैगफ्लेशन नहीं होता। देन हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीम हाई टाइपिकली अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, इतना ज़्यादा कि जैसे सपोज करिए अप्रैल मई में प्याज की प्राइस होती है, आप देखेंगे कि दिस इज़ हाइपर इन्फ्लेशन एक पार्टिकुलर आइटम के लिए, या फिर किसी चीज़ का प्राइस इन जनरल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना कि दिस इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, दिस इज़ टाइपिकली अनकंट्रोलेबल, है ना, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसके साथ साथ इन्फ्लेशन होता है, और अगर डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होता तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सो अगेन ये जो हमारे ई बुक का एक्सट्रैक्ट है, आप इसे ई बुक को अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे आएँ, प्ले स्टोर पे आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप मिलेगा, वहाँ पर आप यूपीएससी सेगमेंट में जाएं। यूपीएससी सेगमेंट में, यूपीएससी में यू विल गेट ई बुक, और उस ई बुक को आप रिफ़र करें। हमने एक सब्जेक्ट को थीम वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपेयर किया है, और फिर हर क्वेश्चन को हमने एनालाइज़ किया है, हर ऑप्शन को एनालाइज़ किया है, सो दैट जो PYQs से आप आउटपुट निकाल सकते हैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगे PYQs से, मैक्सिमम क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क किए गए हैं एंड देन उसका सिंपल सा एक आंसर। हमने इसे थीम वाइज सेग्रीगेट किया है सो दैट आप इंटरलिंकिंग समझ पाएँ, और हमने जो आपको शुरू में बताया था वो उसी का ये क्रक्स है कि 2013 का 66 नंबर क्वेश्चन का लिंकेज 6 और 7 से भी है। सिमिलरली 2013 का जो 82nd नंबर क्वेश्चन था वो इसी थीम के क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 11 को हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने में। और अगेन बहुत सारे थीम्स हैं हर सब्जेक्ट में, तो हर थीम का पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो लेकर आते रहें, जस्ट वी आर मेकिंग आवर पॉइंट्स। आपको ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगा कि अगर आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे जाएँ और इस ऐप से ई बुक को अवेल करें और देखें कि किस तरह PYQs की मदद से आप हेल्प कर सकेंगे क्वेश्चंस को काफ़ी स्मूथली, और आपके नॉलेज को भी वो इन्हेंस करेगा। ऑल राइट, और ये हमारे कॉन्टैक्ट्स के हैंडल्स हैं। आप ऑब्वियसली ये सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, और ये सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, और अगर हमसे बातें करनी हो तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। और आपकी कुछ राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो, कमेंट में भी बताएं या इन हैंडल्स में भी हमसे जुड़ें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।